ये इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक डायोड को अर्ध तरंगदैर्घ्यकारी के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे, ठीक है। और आज हमें सीखना है कि हम उसी डायोड को पूर्ण तरंगदैर्घ्यकारी के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे। आधे तरंग का मतलब सोचते हो ना, अर्ध तरंगदैर्घ्यकारी मतलब आधे एसी सिग्नल का डीसी सिग्नल में रूपांतरण कर देना, ये कहलाता है अर्ध तरंगदैर्घ्यकारी। और अगर पूर्ण तरंगदैर्घ्यकारी है तो इसका मतलब एक फुल एसी वेव को फुल डीसी वेव में हमें कन्वर्ट कर देना है, चाहे वो वोल्टेज हो या करंट हो। जब अर्ध तरंगदैर्घ्यकारी के रूप में उपयोग किया गया था तो सिर्फ एक डायोड उपयोग किए थे। आज कितने डायोड उपयोग करेंगे? 2। कैसे परिपथ आरेख बनता है पहले वो देखते हैं। इसका जो परिपथ आरेख है या परिपथ चित्र है, परिपथ आरेख, इसके लिए सबसे पहले क्या यूज करना होगा? ट्रांसफार्मर। और इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर हमें वोल्टेज या करंट सिग्नल को इन कराना है। ये वोल्टेज या करंट सिग्नल कैसा होगा? एसी। तो इसको हम सीधे लिखते हैं एसी सिग्नल। अब ये इनपुट सिग्नल है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर की दोनों कुंडलियों के बीच में लोहे की क्रोड रखी जाती है। इसको लोहे के प्लेट्स रख देते हैं, उन्हें क्रोड कहते हैं। इसको रखने से क्या फ़ायदा होता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान बढ़ जाता है। इस रीजन में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व अधिक हो जाता है। अच्छा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व अधिक होने से हमको क्या मिलेगा? प्रबल ईएमएफ। यहाँ एक सिरा मान लेते S1 है और दूसरा सिरा क्या है? S2। इस पहले सिरे पर भी डायोड जोड़ेंगे और दूसरे सिरे पर भी एक और डायोड जोड़ा जाएगा। तो ये मान लेते हैं डायोड D1 है, और ठीक है ऐसे इसके सामने एक और डायोड जोड़ देंगे, डायोड D2। यहाँ 2 डायोड लगाए गए। फिर डायोड के बाहर आउटपुट तो मिलना चाहिए ना, तो आउटपुट के लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। बट रेजिस्टेंस ऐसा जोड़ेंगे कि जब D1 का आउटपुट हो तब भी हमको लोड रेजिस्टेंस में करंट या वोल्टेज मिले, और जब D2 का आउटपुट हो तब भी हमको लोड रेजिस्टेंस में करंट या वोल्टेज सिग्नल मिले। इसके लिए हम इन दोनों के पैरेलल में ऐसे ऐड कर देंगे लोड रेजिस्टेंस RL को यहाँ। तो ये हो गया लोड रेजिस्टेंस RL, और इसी के सिरे पर हमको मिलने वाला है आउटपुट। सो यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट सिग्नल। और जो ये आउटपुट है वो कैसा अपेक्षित होगा? डीसी सिग्नल में। ये है लोड रेजिस्टेंस RL, लोड रेजिस्टेंस RL। सो ये बात स्पष्ट है। यही है इसका परिपथ आरेख। प्रोसेस क्या होगा ध्यान से समझिएगा। एसी सिग्नल को इन किया गया है ना, तो एसी सिग्नल कैसा होता है? साइनसोइडल होता है, यानी ऐसे 1 2 ऐसे बहुत सारी साइकिल होती है इसमें। ये टाइम है वर्सेस वोल्टेज R करंट। ये पूरा एक साइकिल यहाँ पूरा होता है, एक चक्र पूरा, एक चक्र का जो समय उसे हम आवर्तकाल कहेंगे। फिर यहाँ से आगे एक चक्र और पूरा हो रहा है, ये भी तो आवर्तकाल ही होगा ना, कैपिटल T। अगर हम इस आवर्तकाल का आधा कर दे T/2, तो ये आधा चक्र हुआ और नेक्स्ट आधा चक्र हुआ। फिर ये वैल्यू T मिलेगी, अगला अर्ध चक्र के लिए वैल्यू मिलेगा 3T/2, और उसके बाद यहाँ क्या मिलेगा हमको? 2T, क्योंकि 4T/2 करेंगे ना तो 2T आ जाएगा, यानी सेकेंड वेव यहाँ है। जो ये प्रथम अर्ध चक्र है इसमें वोल्टेज या करंट सिग्नल क्या होते हैं? पॉजिटिव। और अगले अर्ध चक्र में वोल्टेज या करंट सिग्नल क्या होते हैं? नेगेटिव। यानी अगर यहाँ क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इसीलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट, ये दोनों में चाहे वोल्टेज हो या करंट हो, आधे चक्र के बाद जो अगला अर्ध चक्र होता है वो पहले वाले के जस्ट विपरीत दिशा में होता है। ये विपरीत दिशा थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जो बैटरी होती है ना, बैटरी में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव का वोल्टेज हमेशा हाई और नेगेटिव का वोल्टेज हमेशा लो होता है बैटरी के लिए। लेकिन जब एसी सिग्नल होता है ना, एसी वोल्टेज, तो वहाँ पर कभी भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए आपको एक ही टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव और एक ही टर्मिनल हमेशा नेगेटिव नहीं मिलता, वो बदलता रहता है।
जैसे आपने देखा होगा बोर्ड में ऐसे कहीं पर स्विच लगी होती है इस तरीके से, मान लो ये प्लग है। अब इस प्लग में एक आपने लिया कैपलर जिसको हमें जोड़ना है इस तरीके से, ठीक है। इसको इसी में तरह से इन कराते हैं ना, तो इसको चाहे ऐसे जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कुछ लोग बोलते होता नहीं है, होता है लेकिन अल्टर होता रहता है। अल्टर मतलब बदलता रहता है। आधे चक्र में ये पॉजिटिव है और ये क्या रहेगा निगेटिव, फिर अगले अर्ध चक्र में ये वाला पॉजिटिव हो जाता है और ये वाला, तो ये दोनों टर्मिनल इसके अल्टर होते रहते हैं, यानी बदलते रहते हैं। इसलिए ऐसे लगाओ तब भी चलेगा, ऐसे लगाओ तब भी चलेगा, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, जो सी टाइप वो तो दूसरी चीज़ है यार। सी टाइप चार्जर का मतलब है कि उसमें जैसे चार्जर जब एक तरफ फिक्स होके आता था तो प्रॉब्लम ये होती थी, उल्टा लगा दे तो घिस जाता था वो चार्जर। अब उसको चाहे जिधर से लगाओ कोई डैमेज नहीं करता उस पिन को जिससे वो चार्ज होता है। तो सी टाइप चार्जर वही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ वो सुविधा के लिए दिया गया है जिससे वो टूटे ना बार बार। तो देखो अल्टरनेटिंग जो यहाँ पर रिजल्ट है, चाहे वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो चाहे अल्टरनेटिंग करंट हो, ये टर्मिनल हमेशा क्या करता है, चेंज करता रहता है। अब हमने क्या किया, इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली प्राइमरी कॉइल पर इन किया है। प्राइमरी कॉइल यहाँ इन कराया है और सेकेंडरी से हमने क्या लेना है, आउटपुट। ये सेकेंडरी कॉइल है और आपको पता है कि ट्रांसफार्मर केवल एसी सिग्नल पर ही काम करता है, कभी डीसी पे काम नहीं करता। हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, डीसी सिग्नल मिलना चाहिए ना, यही तो अपेक्षित है। अब देखते हैं कि ये पूरा का पूरा डायोड D1 और D2 कैसे काम करता है, इसकी क्रियाविधि क्या है। ये तो परिपथ आरेख हो गया, इसकी क्रियाविधि आपको चित्र से समझाते हैं। ये वोल्टेज या करंट सिग्नल होगा और इधर हो गया टाइम। ठीक इसके पैरेलल ये लाइन लेते हैं हम ऐसे। अब आप ध्यान से देखो, इस अल्टरनेटिंग सिग्नल को इन कराया गया तो इसका कभी एक सिरा क्या रहा होगा, पॉजिटिव, और जब सिरा S1 पॉजिटिव रहा होगा तो सिरा S2 क्या रहा होगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, सिरा S1 पॉजिटिव है और ये ट्रायंगल भी क्या होता है, पॉजिटिव क्षेत्र होता है, और ये लाइन क्या होती है, निगेटिव क्षेत्र, एन रीजन होता है। तो ये पॉजिटिव रीजन को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से आपने जोड़ दिया ना, तो ये डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड हो गया, और दूसरे का पॉजिटिव रीजन निगेटिव इलेक्ट्रोड से जुड़ा है, इसलिए ये क्या हो गया, रिवर्स बाइज्ड हो गया। यानी जब डायोड D1 फॉरवर्ड बाइज्ड होता है तब ठीक उसी समय डायोड D2 रिवर्स बाइज्ड होता है। अर्थात जब D1 से करंट आउट होगी तब D2 से कोई करंट आउट नहीं होगी। बात समझ पा रहे हो। तो एक अर्ध चक्र में यहाँ से करंट आउट हुई, S1 पॉजिटिव था इस पहले हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, और डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड हुआ तो आउटपुट हमें मिलेगा, ये आउटपुट हमें मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा ये आउटपुट जी, देखो डायोड D1 फॉरवर्ड बाइज्ड हुआ, करंट यहाँ से चलेगी और फिर ऐसे वापस लोड रेजिस्टेंस में चली आएगी, जिससे ये साइकिल क्या हो जाए, पूरा हो जाए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ। और ये डायोड जो D2 है ये काम ही नहीं कर रहा है क्योंकि ये रिवर्स बाइज्ड मोड में है, और डायोड में केवल आउटपुट यहाँ से मिल सकता है, इसमें इनपुट नहीं हो सकता है। समझ रहे हो ना, इधर निगेटिव रीजन से कभी भी इनपुट करंट हमको नहीं मिलती है, इनपुट हमेशा कहाँ से होता है, पॉजिटिव रीजन से। इसलिए जब डायोड D1 से आपको करंट आई मिलेगी तो उस करंट का कोई भी भाग इस दूसरे वाले पार्ट में नहीं जाएगा, सीधा सीधा वो कहाँ जाएगा, लोड रेजिस्टेंस में जाएगा। तो ये आधे चक्र में हमको सिग्नल मिला और आधे चक्र में हमें सिग्नल नहीं मिला इस दूसरे वाले डायोड से। अब चलते हैं, ये पहले वाले आधे चक्र की बात कंप्लीट हो गई। दूसरा इसमें देखो, अगला नेक्स्ट अर्ध चक्र में देखो क्या है, सिरा S1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और S2 क्या हो जाएगा। अब जब S1 नेगेटिव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव क्षेत्र डायोड का नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जुड़ा,
और जब पॉजिटिव क्षेत्र को नेगेटिव से जोड़ते हैं तो इसे बोलते हैं रिवर्स बाइज्ड। तो यहाँ पर जो डायोड D1 है वो क्या हो जा रहा है, रिवर्स बाइज्ड मोड में चला गया, अर्थात पश्च अभिनत हो गया। इस वजह से डायोड D1 से कोई करंट आउट नहीं होगी। बात स्पष्ट है। जबकि S2 सिरा क्या है, पॉजिटिव है और पॉजिटिव क्षेत्र पॉजिटिव से जुड़ा, तो फिर ये डायोड D2 क्या हुआ, फॉरवर्ड बाइज्ड हो गया। और अगर ये फॉरवर्ड बाइज्ड है तो इसमें से करंट हमको मिलेगा और ये करंट आगे जाएगी। और यहाँ पर इसके बाद दो पॉसिबल रूट है, एक इधर जाने का। लेकिन लोड रेजिस्टेंस को ये धारा चली जाएगी, लेकिन ये डायोड D1 में नहीं जाएगी, क्योंकि डायोड D1 का ये N क्षेत्र कभी भी इनपुट सिग्नल को नहीं लेता। इनपुट कहाँ से होता है, पॉजिटिव क्षेत्र से। जानकारी स्पष्ट है। और दूसरा ऐसे भी कह सकते हो कि ये रिवर्स बाइज्ड मोड में है, तो इसमें से ना करंट इन होगी और ना ही करंट आउट होगी, ये बिल्कुल काम ही नहीं करेगा। तो आधे अर्धचक्र में कौन काम कर रहा है, डायोड D2। और ये जो सिग्नल आप निगेटिव वाला देख रहे हो, अब ये क्या बन जाएगा, DC हो जाएगा। तो एक वेव का मैंने बता दिया, एक पूर्ण तरंग जो है यहाँ पर वो पूरी की पूरी क्या हो गई, DC में कन्वर्ट हो गई। अब यही प्रक्रिया कंटिन्यू होगी। फिर अगले स्टेप में S1 सिरा पॉजिटिव होगा, D1 डायोड फॉरवर्ड होगा और फिर हमको करंट आउटपुट में लोड रेजिस्टेंस पर मिलेगी। जबकि सिरा S2 नेगेटिव होगा, कोई करंट नहीं मिलेगी। फिर अगले अर्ध चक्र में ये सिरा क्या होगा, नेगेटिव, और जैसे नेगेटिव होगा ये डायोड D1 रिवर्स मोड में चला जाएगा, जबकि डायोड D2 फॉरवर्ड मोड में हो जाएगा। तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके से आप देखो तो पूरा का पूरा एक पूर्ण AC तरंग का क्या बन गया, DC। अर्थात ये फुल AC सिग्नल है और ये AC सिग्नल किस में कन्वर्ट हो गया, फुल DC सिग्नल में। वोल्टेज और करंट, चाहे वोल्टेज इनपुट किया गया हो चाहे करंट, जो AC था अब वो DC बन जाएगा। बात समझ में आई। तो एक डायोड आधे का दृष्टिकरण करता है, रेक्टिफिकेशन, और दूसरा डायोड अगले आधे का। इस तरीके से दोनों मिलकर के पूरी तरंग का क्या कर देते हैं, रेक्टिफिकेशन, अर्थात दृष्टिकरण। इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकरण। तो आपको ये बात समझ में आ गई है, इसे नोट कर लीजिए।